हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीजीटी 2022 की। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि यूपी पीजीटी का सिलेबस और बुक बता दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि जून में यूपी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर में भी आया था कि जून में यूपी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर जून में नहीं आता तो जुलाई अगस्त में तो आ ही जाना चाहिए नोटिफिकेशन। और अगर जून जुलाई में या अगस्त में नोटिफिकेशन आता है तो ये मानकर चलिए हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे सिलेबस और बुक के लिए। तो मैंने सोचा कि साथ में आपको क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है ये कि बीएड अनिवार्य है या नहीं, बीएड वाले दे सकते हैं यूपी पीजीटी। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है यूपी पीजीटी की क्वालिफिकेशन की। पहले हम ये डाउट दूर कर लेते हैं कि संस्कृत कब चाहिए, 12th में चाहिए, ग्रेजुएशन में चाहिए या एमए में चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीएड अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। सिंपल सी बात यह है, अगर आप हिंदी से पीजीटी देना चाहते हैं तो आपकी एमए हिंदी से होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी तो होना ही चाहिए, हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए। और बीएड का कोई नहीं है, बीएड वाले भी दे सकते हैं और जिनकी बीएड नहीं है वे भी दे सकते हैं यूपी पीजीटी। तो यूपी पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या हुई, एमए आपकी होनी चाहिए हिंदी से और जो ग्रेजुएशन है आपकी बीए है उसमें संस्कृत होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन हुई। अब आपका डाउट दूर हो गया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये ऑफिशियल ही नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है 2020 का, जब यूपी पीजीटी की वैकेंसी आई थी। मैंने उसी नोटिफिकेशन में से लिया है। क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदी में एमए और संस्कृत के साथ बीए, आप ये कंपल्सरी है। उसके बाद आपके पास बीएड हो या कुछ और भी एमएड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। अगर होती है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी बीएड है तो आपको 5 नंबर मिलते हैं अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात हुई, अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखेंगे। लिखित परीक्षा जो होती है वो 425 अंक की होती है। मैं आपको बता देती हूँ, 125 क्वेश्चन आते हैं, अपने सब्जेक्ट के ही आते हैं। एक पेपर होता है अपने सब्जेक्ट का, होता है 125 क्वेश्चन आते हैं और वे 425 अंक के होते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है, वो होता है 50 अंक का, 50 अंक का आपका इंटरव्यू होता है। और फिर विशेष योग्यता पर अधिभार, डॉक्टर की उपाधि, एमएड बीएड, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 25 अंक। यानी आपको बता देती हूँ मैं, ये 25 अंक कैसे डिवाइड है। अगर आपकी पीएचडी है तो आपके 10 नंबर, और एमएड है तो 10 नंबर, और बीएड है तो 5 नंबर। ये आपके टोटल 25 अंक हो गए। तो इन सब का जब आप योग करेंगे तो टोटल निकलेगा 500। एक बार फिर देख लेते हैं। 425 अंक आपके रिटर्न एग्जाम के, 50 अंक आपके इंटरव्यू के और 25 अंक आपके पीएचडी, एमएड और बीएड के। यदि आपकी पीएचडी भी है, एमएड भी है, बीएड भी है तो आपको टोटल 25 अंक मिलेंगे। मान लीजिए आपकी सिर्फ बीएड है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बीएड और एमएड है तो आपको 10 + 5 15 नंबर मिलेंगे। और अगर पीएचडी है तो आपके 10 नंबर जुड़ेंगे। और अगर पीएचडी प्लस एमएड प्लस बीएड है तो 25 नंबर। मुझे लगता है अभी आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल यहाँ पर 500 अंक का हमारा होता है पीजीटी का एग्जाम। समय अवधि देख लेते हैं। जो रिटर्न एग्जाम होता है उसकी समय अवधि है 2 घंटे की। साथ ही सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। पैटर्न कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर के लिए 4 विकल्प दे रहेंगे, जिसमें केवल एक सही विकल्प का अभ्यर्थियों को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बॉल पेन से काला करना होगा। ये सबको पता ही होता है। बात यह है कि एग्जाम क्या होता है, 2 घंटे का होता है और मल्टीपल का टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जो मेन बात है सिलेबस की। ये भी मैंने वेबसाइट से ही लिया है, ऑफिशियल है। यहाँ पर देखते हैं हिंदी का सिलेबस क्या है पीजीटी का। ये भी वही सिलेबस है जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पर दिया हुआ था वेबसाइट पर। हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो आप एग्जाम कोई भी दे लो, टॉपिक यही सब नॉर्मल मिलेंगे, कॉमन टॉपिक। उसमें आपको क्या पढ़ना है, जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात आई तो जाहिर सी बात है आपको कंप्लीट इतिहास पढ़ना होगा। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल,
संत, सूफी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति काव्य, ये सब भक्ति काल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। फिर आपको रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीतिमुख, रीतिसिद्ध, यानी रीति काव्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं रीतिबद्ध, रीतिमुख और रीतिसिद्ध। फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, यानी कि आधुनिक काल आपको पढ़ना होगा। यानी आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये आपको पढ़ना होगा। फिर गद्य साहित्य की बात करते हैं, गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य में क्या आ जाता है, हमारी ये जितनी भी विधा होती है, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जैसे जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य। तो एक पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा, फिर गद्य साहित्य का विकास। फिर आते हैं काव्य शास्त्र पर, अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ। काव्य शास्त्र में भारतीय ही पूछा जाता है। भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ। व्याकरण की बात करें, व्याकरण के वही जो कॉमन टॉपिक होते हैं वही आते हैं। हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति। फिर आता है, मैं आपको बता देती हूँ, जब हम यूपी पीजीटी की बात करते हैं तो जब हिंदी आती है तो संस्कृत भी आती है। संस्कृत से भी मानकर चलिए 8-9 क्वेश्चन तो आते ही है। संस्कृत साहित्य आता है, उसमें हमारे गिने चुने राइटर है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी उनकी रचना पूछ ली जाती है, कभी उनकी रचनाओं के विषय में पूछ लिया जाता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन में संस्कृत ली है तो वो संस्कृत साहित्य आराम से कर लेगा, उसे अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अगर उन्होंने ग्रेजुएशन काफ़ी अच्छे से की है तो। देखते हैं संस्कृत साहित्य में हमें क्या पढ़ना होगा। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, और वे रचनाकार कौन कौन से हैं वे भी देख लेते हैं। भास, कालिदास, भारवी, माघ, टंडी, भभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। फिर बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की। जैसे हमको हिंदी व्याकरण पढ़नी थी यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर संस्कृत व्याकरण पढ़नी होगी। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, समास, विभक्ति, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद, ये सब आपको पढ़ना होगा। अब बात करते हैं कि हम ये सब पढ़ेंगे कहाँ से। इनके लिए बुक भी मैंने आगे बताई हुई है। अब हम बात करेंगे यूपी पीजीटी के लिए बुक हमें कौन कौन सी ले लेनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं जो जो हमको पढ़ने हैं, जो पीछे देखे। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का विकास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक। तो यहाँ पर ये हिंदी साहित्य के विकास की 5 बुक यहाँ पर रखी है। और आप ये मत सोचना बहुत ज़्यादा बुक है, जो इम्पोर्टेंट है वही देखिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो तो आपको खुद पता चल जाएगा इन बुक से पेपर है। और ऐसा नहीं है कि ये बुक आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, कुछ टॉपिक किसी बुक में से पढ़ना है, कुछ टॉपिक किसी बुक में से। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, इम्पोर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, इम्पोर्टेंट बुक है। ये दोनों तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट बुक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, इम्पोर्टेंट। ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों ने यूपी टीजीटी का एग्जाम दिया होगा वे जानते होंगे कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। इस बुक से यूपी टीजीटी में इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। आधुनिक हिंदी का इतिहास, बच्चन सिंह, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मतलब पहले आप इन 3 बुक पर फोकस करना। जब आपके 3 बुक बहुत अच्छे से हो जाए, इन पर आपकी कमांड बन जाए, फिर आप अलग इन दोनों बुक पर जाना। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने बुक के रखे हैं। देखो सबसे पहले मैंने इन 3 बुक के रखे हैं। अगर किसी के पास ये तीनों बुक नहीं है तो वे जरूर ले ले और इन बुक से पढ़ना शुरू करें। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, ये बुक मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। इसमें हमारा आदिकाल और भक्तिकाल कंप्लीट भी हो गया, रीतिकाल चल रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, इसमें आपको जो जो टॉपिक पीछे दिए हैं सिलेबस में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, जैसे आदिकाल, फिर भक्ति काल में राम कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सूफी काव्य, संत काव्य, ये सब आपको इसमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इस बुक का ये नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो टॉपिक आपके कोर्स में दिया है उनको बहुत अच्छे से इस बुक से पढ़ लेना। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, इस बुक से आपको क्या पढ़ना है, जो प्रमुख राइटर है वे आपको पढ़ना है। जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, मतलब हर काल का जो प्रमुख कवि है वो आपको इस बुक से पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैंने इन दोनों बुक का भी यहाँ पर कवर फोटो रख दिया है। ये बुक मैंने आपको बताया, पहले आपको उन 3 बुक पर फोकस करना है, ये बाद के लिए है।
अब आगे यहाँ पर एक बुक का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये वन लाइनर बुक है, तो ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। ये बुक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की ये बुक है। ये वैसे हिंदी साहित्य के हर स्टूडेंट के पास मिली जाती है क्योंकि वन लाइनर बुक है। मैं आपको बता दूं, ये बुक आपको हर यूनिट में हेल्प करेगी। हर यूनिट मतलब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में भी हेल्प करेगी, गद्य साहित्य के विकास में भी हेल्प करेगी, भाषा विज्ञान में हेल्प करेगी, हर में। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपने आदिकाल, देखो मैं आपको बताती हूँ पढ़ना कैसे है। मान लो आपने आदिकाल शुरू किया, आपने पढ़ लिया हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक से, फिर आप डॉक्टर नगेंद्र की बुक से पढ़ना। और जब आप एक बुक से पढ़ लेंगे ना, तो दूसरी बुक में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन होगी, जो अलग है बस उनके नोट्स बना लेना। और फिर आप तीसरी बुक पर जाना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। जब आप इस बुक से भी आदिकाल कर लो तो आपको बहुत अच्छे से आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वन लाइनर बुक पे जाना है, और जो जो आपके रह गए कुछ ऐसे वन लाइनर है जो इन बुक में नहीं, तो वे आपको नोट कर लेना और इस बुक से एक बार पढ़ लेना है। अगर आप वे तीनों बुक पढ़ने के बाद ये बुक पढ़ेंगे तो आपकी बहुत आसानी से वन लाइनर याद हो जाएगी। और अगर आप सबसे पहले यही बुक पढ़ेंगे तो आपके वन लाइनर याद होने में आपको मुश्किलें होगी और बार बार आप भूल जाओगे। पर अगर आप एक बार डीपली पढ़ लोगे, फिर आप वन लाइनर की तरफ जाओगे, तो आपके याद आसानी से हो जाएगी। ये बात है हिंदी साहित्य के विकास की। अब बात करते हैं गद्य साहित्य का विकास। इसके लिए एक बुक है और ये रामबाण बुक है। गद्य साहित्य के लिए इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी आपको। और ये बहुत मोटी बुक है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। जैसे कहानी है तो कहानी वाले पोर्शन में जाना है, कहानी पढ़नी है। उपन्यास में उपन्यास वाले पोर्शन पर जाना है, नाटक में नाटक वाले पोर्शन पर जाना है, और उनके नोट्स बनाते हुए चलने। अगर आपने इस बुक से गद्य साहित्य कर लिया तो ये मानिए कि आपकी कमांड हो गई गद्य साहित्य के विकास पर। बहुत अच्छे से आपकी कमांड हो जाएगी अगर आपने इस बुक को फॉलो कर लिया। और वही इस बुक को पढ़ने के बाद, मान लो आपने कहानी पढ़ ली, तो फिर आपको कौन सी बुक पढ़नी है, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की वन लाइनर आपको बुक पढ़नी है। सबसे पहले डिटेल पढ़ना है, फिर उसके बाद वन लाइनर पढ़ने हैं। अगर आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र। देखो क्वेश्चन तो जो आते हैं एग्जाम में वे आते हैं भारतीय काव्य शास्त्र से, पर कभी कभी पाश्चात्य से पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने उन बुक का भी एक आपको बुक बता दी है, देख लीजिएगा। देखो बुक की बात करते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र की दो बुक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तारकनाथ वाली और निशा अग्रवाल। और फिर एक खाली काव्य शास्त्र के नाम से आती है भागीरथ मिश्र की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पाश्चात्य के आप देख लेना, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप पहले इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, देख लेना, यूजफुल लगे आपको, हेल्पफुल लगे तो ले लेना। और अगर आप नहीं भी लेते हैं तो आपका जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे है उसमें वन लाइनर दिए हुए हैं पाश्चात्य के, आप वे याद कर चले जाएंगे तो वो भी बहुत होगा यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए। यहाँ पर मैंने दोनों बुक का पेज रखे हुए, ये बुक तो आप खरीद लीजिए अगर आप यूपी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है भारतीय काव्य शास्त्र के लिए। और यहाँ पर एक काव्य शास्त्र भागीरथ मिश्र की बुक है, ये भी आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने इन बुक से हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में वे कर लिए, तो आपके बहुत अच्छी व्याकरण तैयार हो जानी है। क्योंकि मैंने अभी एक पेपर सोल्व करवाया था कुछ दिन पहले नेट का, तो मैंने आपको बताया था इन बुक से जो के तो एग्जाम्पल भी इन्हीं बुक से उठाए गए थे। चारों एग्जाम्पल आपको इन बुक में मिलेंगे जो पेपर में पूछे गए थे। तो ये दोनों बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो जो टॉपिक हमारे कोर्स में दिए वही आपको टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपका हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर आपको करना क्या है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ग्रामर में हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। अब बात करते हैं भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान के कुछ टॉपिक तो आपके जो ये पीछे दोनों बुक हैं इनसे ही हो जाएगा, इस वाली बुक से ज़्यादा होगा भाषा विज्ञान वाला टॉपिक। हिंदी शब्दार्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बारी की बुक है, इंपॉर्टेंट है। ये आपको ग्रामर में भी हेल्प करेगी और भाषा विज्ञान वाले में भी कुछ टॉपिक में हेल्प करेगी। और जो भाषा विज्ञान की दूसरी बुक है जो आपको लेनी है वो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, इंपॉर्टेंट बुक है। भाषा विज्ञान आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप ये दोनों बुक फॉलो करते हैं, एक भोलानाथ तिवारी की और जो मैंने पीछे बताई हरदेव बारी की। तो यहाँ पर हमारी बुक की बात हो गई। अब संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अलग से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, संस्कृत साहित्य के लिए तो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, जैसे ग्रेजुएशन में आपने कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा, तो उसी बुक में शुरू में कालिदास का जीवन परिचय दिया हुआ होगा। देखो संस्कृत की ऐसी कोई बुक नहीं है
कि उसमें आपके जो जो राइटर दिए हुए हैं वो आपको बहुत डिटेल में मिल जाए। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की बुक में थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे आप विज्ञान शाकुंतलम नाटक है तो उसमें कालिदास का शुरू में जीवन परिचय दिया होगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कालिदास को। ऐसे आप भारवी, भास, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब मैंने यूपी पीजीटी का एग्जाम दिया था तो मैंने क्या करा था, संस्कृत की एक मेरे पास पीडीएफ थी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ था, तो मैंने वही पीडीएफ का प्रिंट निकलवा कर मैंने पढ़ा था। और ग्रामर के लिए ये करना है, 50% तो आप हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर सेम ही होती है, 50% और 50% तो अलग होती है। जैसे आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। अब शब्द रूप धातु रूप क्या है, उसके लिए क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट शब्द रूप धातु रूप होते हैं वे आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएंगे। कुछ आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पर सर्च कर लेना। जैसे आपको संधि पढ़नी है, मतलब आप यूट्यूब से जो है संस्कृत व्याकरण कर लेंगे। ऐसे अगर कोई पर्टिकुलर कोई बुक नहीं आती कि आपको एक बुक है, या तो फिर वही है जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो एक गाइड आती है जिसमें ओवरऑल सब टॉपिक रहते हैं, उसमें से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी पीजीटी की। हमारी बात ख़त्म हुई। मुझे लगता है आपको बुक, सिलेबस, पैटर्न, क्वालिफिकेशन सब पता चल गया होगा। ये भी कि बीएड वाले दे सकते हैं या नहीं, बीएड के बिना दे सकते हैं या नहीं, आपको इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल भी दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो यूपी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं। धन्यवाद।